हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट को में। तो आज के इस वीडियो में साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है आत्म एवं व्यक्तित्व, उसी का आज हम लोग पार्ट 3 वीडियो लेकर के आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को कवर किया है। जो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को कवर नहीं किए हैं उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप आराम से कवर कर सकते हैं। देखिए, जब तक आप थ्योरी कवर नहीं करेंगे चैप्टर का, यानी थ्योरी एक्सप्लेनेशन को नहीं समझेंगे, तब तक आप चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, को हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले जरूरी यह बनता है कि चैप्टर का पहले आप थ्योरी को कवर करेंगे, उसको याद रखने का प्रयास करेंगे। और अभी आप क्या करेंगे, कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे। कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे, मैं बार बार बोलता हूं, जब तक आप नोट नहीं बनाएंगे तब तक आपको याद नहीं होगा। वीडियो देख करके छोड़ देंगे तो कुछ समय के बाद आप फिर भूल जाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप लोग नोट बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंस चीज है, यानी जो भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, वो सभी पॉइंट को इसमें इंक्लूड किया गया है, यानी सभी पॉइंट को इसमें सम्मिलित किया गया है। कोई भी थ्योरी आप लोगों का नहीं छूटेगा, कोई भी पॉइंट आप लोगों का नहीं छूटेगा अगर आप सभी वीडियो को कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। तो हम लोगों को समझना है मनोवैज्ञानिक सेल्डन के बारे में। यानी मनोवैज्ञानिक सेल्डन ने शारीरिक बनावट और स्वभाव को आधार मानते हुए, यानी उनको आधार बनाते हुए, उन्होंने गोलाकृतिक, आयताकृतिक और लंबाकृतिक जैसे व्यक्तित्व के प्रतिरूप को प्ररूप को प्रस्तावित किया। यानी अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने किसी चीज को मतलब आधार माना। यानी जैसे कि मनोवैज्ञानिक शेल्डन है, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा मतलब नाम कमाया है साइकोलॉजी के क्षेत्र में, यानी मनोविज्ञान के क्षेत्र में, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, यानी शारीरिक बनावट, यानी शरीर की बनावट कैसी है और उनके स्वभाव कैसे हैं, इसी को बेस मानते हुए तीन प्ररूप प्रस्तावित किया था व्यक्तित्व का। पहला प्ररूप का नाम क्या है, गोलाकृतिक, यानी जिसको इंडोमॉर्फिक बोलते हैं, आयताकृतिक, मेजोमॉर्फिक और लंबाकृतिक यानी एक्टोमॉर्फिक बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार के व्यक्तित्व के प्ररूप को उन्होंने प्रस्तावित किया। तो ये तीनों चीज को आपको याद रखना है। कौन इन्होंने ये जो प्रस्तावित किया, तो किसने प्रस्तावित किया, मनोवैज्ञानिक शेल्डन, ठीक है। अब चलिए एक एक करके हम लोग डिफाइन करते हैं। गोलाकृतिक, जिसको इंडोमॉर्फिक बोलते हैं, गोलाकृतिक प्ररूप वाले व्यक्ति मोटे, मृदुल और गोल होते हैं, ठीक है। क्योंकि व्यक्ति को यहां बांटा है ना शरीर के मतलब एतबार से, यानी शरीर को बेस मानते हुए, शरीर का आकार कैसी है, तो मोटे, मृदुल और क्या होते हैं, गोल होते हैं। स्वभाव से ये लोग शिथिल और समाज में मिलनसार होते हैं। यानी शिथिल का मतलब ये हुआ कि मतलब सबसे मिलजुल करके रहने वाला व्यक्ति, यानी सबसे मिलजुल करके रहने वाला व्यक्ति को ही क्या बोलते हैं, मिलनसार बोलते हैं। यानी समाज में किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे हंस खिल करके जिंदगी गुजारेगा, उसी को क्या बोलेंगे, स्वभावशील और शिथिल व्यक्ति बोलेंगे, ठीक है। तो गोलाकृतिक व्यक्ति जो होता है, यानी गोलाकृतिक प्ररूप वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो क्या होते हैं, स्वभाव यानी एक तरह से शिथिल और मिलनसार होते हैं स्वभाव से, ठीक है। उनकी शरीर कैसी होती है, गोल और मृदुल होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो बेस माना है उन्होंने शारीरिक बनावट और स्वभाव को माना है। तो शारीरिक बनावट यहाँ क्या हो जाएगा, गोलाकृतिक प्ररूप व्यक्ति वाले का मृदुल और गोल, ठीक है, शारीरिक बनावट। अब स्वभाव देखिए, इसका स्वभाव क्या है, शिथिल और समाज में मिलनसार, ठीक है। अब चलिए दूसरा जो है वो क्या है, आयताकृतिक यानी मेजोमॉर्फिक बोलते हैं। तो आयताकृतिक प्ररूप वाले व्यक्ति मजबूत पेशी समूह और सुगठित शरीर वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति ऊर्जा और साहसी होते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ शरीर की बनावट कैसी है, शरीर की जो बनावट है, मजबूत पेशी, यानी जो उनकी मांसपेशियां हैं उनकी क्या होती है, मजबूत होती है, सुगठित शरीर होते हैं, यानी शरीर जो होता है काफी मतलब हष्ट पुष्ट होता है। ऐसे व्यक्ति ऊर्जावान होते हैं, शरीर में ज्यादा एनर्जी होता है, बॉडी में ज्यादा एनर्जी होता है। तो ये क्या हो गया, उनका शारीरिक बनावट हो गया। अब देखिए ये स्वभाव से क्या है, तो आयताकृतिक प्ररूप वाले जो व्यक्ति होते हैं स्वभाव से साहसी होते हैं। क्या होते हैं, साहसी होते हैं, यानी हिम्मत वाले होते हैं। अब देखिए तीसरा है लंबाकृतिक, यानी जिसको क्या बोलते हैं, एक्टोमॉर्फिक बोलते हैं, ठीक है। तो एक्टोमॉर्फिक यानी लंबाकृतिक प्ररूप वाले व्यक्ति जो है वो पतले तथा लंबे होते हैं। क्या होते हैं, पतले तथा लंबे होते हैं। तो मनोवैज्ञानिक शेल्डन ने शारीरिक बनावट और स्वभाव के आधार पर तीन प्रकार के प्ररूप को प्रस्तावित किया, यानी व्यक्तित्व के प्ररूप को प्रस्तावित किया, गोलाकृतिक, आयताकृतिक और लंबाकृतिक। तो तीनों को आपको याद रखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में तो पूछा ही जाता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मनोवैज्ञानिक युंग ने, वह हम लोग शेल्डन के बारे में पढ़ा। अब देखिए यह मनोवैज्ञानिक युंग ने व्यक्तित्व का एक अन्य प्रतिरूप यानी प्ररूप विज्ञान प्रस्तावित किया, जिसमें लोगों को अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी में बांटा, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में बांटा। जैसे यहाँ शेल्डन ने क्या किया, आयताकृतिक, लंबाकृतिक और गोलाकृतिक में बांटा, तो इन्होंने क्या किया, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में बांटा। तो अंतर्मुखी जो है वो क्या होते हैं, अंतर्मुखी वह लोग होते हैं जो दूसरों से बचते हैं। क्या करते हैं, दूसरों से बचते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं, तथा ये लोग शर्मीले होते हैं।
यानी अंतर्मुखी लोगों के अंतर्गत वो लोग आते हैं जो लोग दूसरों से बचते हैं, दूसरों से मिलने के लिए बचते हैं, दूसरों के बगल में नहीं जाते हैं, दूसरों से बातचीत करने में शर्माते हैं, ऐसे लोग शर्मीले होते हैं, दूसरे से दूर रहना पसंद करते हैं, तो ऐसे लोग क्या हो जाएंगे, अंतर्मुखी हो जाएंगे। मनोवैज्ञानिक युंग ने व्यक्तित्व का एक अन्य प्ररूप विज्ञान प्रस्तुत किया जिसमें दो मतलब क्या किया गया, जिसमें लोगों को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में बांटा। ठीक है, तो अंतर्मुखी में कौन लोग आएंगे, जो दूसरों से बचते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, दूसरों से बातचीत नहीं करेगा ऐसा आदमी। ठीक है, यानी समाज में रहेगा तो अलग थलग, एकदम अलग थलग घूमेगा फिरेगा। ठीक है, यानी दूसरों से उनको मिलना पसंद नहीं होता है। अब चलिए दूसरा जो है वह क्या है, बहिर्मुखी। ठीक है, तो बहिर्मुखी वे लोग होते हैं जो सामाजिक और बहिर्गामी होते हैं तथा ऐसे व्यवसायों का चयन करते हैं जिसमें लोगों से वे प्रत्यक्ष रूप से संपर्क बनाए रखे। यानी बहिर्मुखी जस्ट उल्टा हो गया, यानी बहिर्मुखी लोगों के अंतर्गत वैसे लोग आते हैं जो समाज में सब व्यक्ति के साथ मिलजुल करके रहते हैं, समाज में हर एक व्यक्तियों के साथ मिलना जुलना पसंद करते हैं और ऐसा बिजनेस, ऐसा व्यवसाय का सिलेक्शन करते हैं, चयन करते हैं जिसमें लोगों से डायरेक्टली वो बातचीत कर सके, लोगों से डायरेक्टली वो कांटेक्ट हो सके। ठीक है, तो ये जो है ये लोग किस में आ जाएंगे, बहिर्मुखी में आ जाएंगे। ठीक है, तो समझ गए अंतर्मुखी क्या होता है और बहिर्मुखी क्या होता है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हाल के वर्षों में यानी हाल ही में वर्तमान में रोजेनमैन और फ्रीडमैन ने लोगों को दो प्रकार के व्यक्तित्व में बांटा है जो निम्न है। ठीक है, यानी रोजेनमैन और फ्रीडमैन यानी दो मनोवैज्ञानिक मिल करके व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी को दो भागों में बांटा है। पहला जो भाग है वो टाइप ए है, दूसरा टाइप बी। समझे, टाइप ए और टाइप बी। तो टाइप ए क्या होता है, चलिए टाइप ए को हम लोग व्याख्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो टाइप ए व्यक्तित्व वाले लोग निश्चित होकर धीमी गति से कार्य करते हैं, करने में कठिनाई का एहसास करते हैं। यानी टाइप ए में ऐसे लोगों को उन्होंने रखा जो मस्त निश्चित होकर यानी बेफिक्र होकर धीमी गति से यानी धीरे धीरे काम करने में कठिनाई महसूस करता है। यानी कोई भी वो अगर काम करेगा तो उनको हड़बड़ी लगा हुआ रहेगा, यानी जल्दी लगा हुआ, यानी जल्दी उनको लगा हुआ रहेगा, जल्दी ये काम हो जाए, जल्दी ये काम हो जाए। और धैर्य की कमी होती है, अगर धैर्य की कमी होगी, कोई अगर हम लोग काम करते हैं तो बोलता है ना कि धैर्य रखो, धैर्य रखो, सब कुछ होगा। लेकिन ऐसे लोगों में जो है धैर्य की कमी होती है जो टाइप ए के अंतर्गत आते हैं। टाइप ए के अंतर्गत आने वाले लोगों में क्या होती है, धैर्य की कमी होती है और उनको समय की कमी का अनुभव रहता है। यानी वह समय की कमी का अनुभव करता है, नहीं समय जो है बहुत कम है, टाइम मेरे पास बहुत कम है, कैसे क्या होगा। उनके पास धैर्य कम होते हैं, वो धैर्य नहीं रख पाते हैं। वो एक तरह से मतलब अंदर उनका यानी दिल जो है धक धक करने लगता है, यानी धड़कन जो उनका बढ़ जाता है, उनको सभी चीज मतलब उल्टा नजर आता है, यानी बैड नजर आता है, बुरा चीज बुरा स्थिति में नजर आता है। समय की कमी का अभाव दिखेगा, यानी समय की कमी का अगर अनुभव होगा तो वो जो काम करेंगे तो वो काम को अधूरा के रूप में वो देखेंगे। ठीक है, ये काम नहीं हो पाएगा, धैर्य की कमी हो जाएगी और उनको क्या जो भी वो काम करेंगे तो वो काम को धीमी गति से एहसास यानी धीमी गति से करेंगे। अगर धीमी गति से करेंगे तो उनको कठिनाई का एहसास होगा। ठीक है, तो टाइप ए व्यक्तित्व वाले लोग अति रक्तदान और कोरोनरी हृदय रोग यानी CHD जिसको बोलते हैं, यानी कोरोनरी हार्ट डिजीज जो बोलते हैं, के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। यानी टाइप ए व्यक्तित्व जो वाले जो लोग होते हैं, यानी टाइप ए व्यक्तित्व के अंतर्गत जिन लोगों को रखा गया है, तो ऐसे व्यक्ति में क्या होते हैं, अति रक्तदान और CHD के प्रति वो क्या होते हैं, वह संवेदनशील होते हैं। इन लोगों में उच्च बीपी तथा उच्च कोलेस्ट्रॉल होता है। अब देखिए ये बीमारी ही है ना, अगर ब्लड प्रेशर हाई है यानी बीपी जो है ब्लड प्रेशर हाई और कोलेस्ट्रॉल भी हाई तो एक प्रकार का बीमारी होगा। तो एक तरह से बीमार लोग ही इसको में ऐड किया गया है, यानी टाइप ए में बीपी जो उच्च होगी जिन लोगों की वो उसको ऐड किया गया, उनको रखा गया है। कोलेस्ट्रॉल जिसका उच्च होगा उसको रखा गया है। ठीक है, CHD का खतरा धूम्रपान से उत्पन्न होने वाली बीमारी होने की संभावना ज्यादा रहती है। CHD एक रोग है, यानी मतलब हृदय में होने वाला रोग है। मैंने अभी जस्ट बताया कि ऐसे लोगों का हृदय जो है मतलब धड़कन जो है ज्यादा हो जाता है, यानी मतलब उनको धैर्य की मतलब कमी होती है। किसी भी काम को करेगा तो मतलब हड़बड़ी लगा हुआ रहेगा, यानी किसी भी काम को करेगा बीपी बढ़ जाएगा, थोड़ा सा कुछ बात बोलेगा बीपी बढ़ जाएगा, यानी काम का सिचुएशन यानी स्थिति अगर कुछ बिगड़ा तो उसमें बीपी बढ़ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल तो पहले से हाई रहता है। तो यहाँ क्या होता है कि ऐसे लोगों में CHD का जो खतरा होता है वो बना रहता है। ठीक है, यानी संभावना ज्यादा होती है। तो टाइप ए में कैसे लोगों को रखा गया समझ गए। अब चलिए टाइप बी। अब ये टाइप ए और टाइप बी किन्होंने दिया, किन लोगों ने, यानी दो मनोवैज्ञानिक रोजेनमैन और फ्रीडमैन ने। ठीक है, यानी फ्रीडमैन ने। अब देखिए टाइप बी में कैसे लोगों को रखा गया है, तो इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले को टाइप ए व्यक्तित्व की विशेषताओं के अभाव के रूप में समझा जाता है। यानी टाइप बी में वैसे व्यक्ति को रखा गया जिसकी व्यक्तित्व में क्या होती है कि बीपी भी नहीं होगा, ऐसे लोगों को कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होता है, यानी समय की कमी का अनुभव भी नहीं होगा, वो लोगों को धैर्य की कमी का अनुभव नहीं होगा, वो लोगों को मतलब जस्ट इसका उल्टा,
यानी टाइप बी में वैसे लोगों को रखा गया जो धीमी गति से कार्य करने में कठिनाई का एहसास नहीं करते हैं, धैर्य की कमी नहीं होती है, समय की कमी का अनुभव नहीं करता, तो ऐसे लोगों को टाइप बी में रखा गया। ठीक है, यानी टाइप ए में जिन व्यक्तियों को रखा गया उन व्यक्तियों का उल्टा गुण पाया जाता है, यानी उल्टा मतलब गुण उन लोगों में पाया जाता है जो टाइप बी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो टाइप ए और टाइप बी आप समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है मॉरिस ने टाइप सी। अब देखिए मॉरिस भी एक क्या है, मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने क्या किया कि टाइप सी व्यक्तित्व भी बताया है जो कैंसर रोग के प्रति संवेदनशील होते हैं ऐसे व्यक्ति धैर्यवान होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे व्यक्ति धैर्यवान होते हैं। अब चलिए आइजेंक का सिद्धांत को हम लोग पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है आइजेंक का सिद्धांत, यानी एच.जे. आइजेंक। इनका पूरा नाम क्या है? एच.जे. आइजेंक। तो एच.जे. आइजेंक ने व्यक्तित्व को दो व्यापक आयामों के रूप में प्रस्तावित किया। हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ते हैं आत्म व्यक्तित्व के बारे में पढ़ते हैं, यानी सेल्फ एंड पर्सनालिटी के बारे में पढ़ते हैं, अपने आप के बारे में और अपनी व्यक्तित्व के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जिसके कारण व्यक्तित्व के लेकर के बहुत सारा थ्योरी दिया गया है, बहुत सारे कैटेगराइज दिए गए हैं इस चैप्टर के अंतर्गत आपको। ठीक है, सारा चीज को आपको याद रखना है। एच.जे. आइजेंक ने व्यक्तित्व को दो व्यापक आयामों के रूप में प्रस्तावित किया है। इन आयामों का आधार जो है आनुवांशिक तथा जैविक है, यानी कोई भी चीज को बनाता है, कोई भी थ्योरी या फिर कोई भी मतलब अवधारणा को अगर प्रस्तुत करता है कोई भी मनोवैज्ञानिक, तो वो क्या करता है कि किसी भी चीज को बेस मानता है, आधार मानता है। तो ये एच.जे. आइजेंक अपने आयाम को जो प्रस्तुत किया तो वो किसको आधार मान करके? आनुवांशिक तथा जैविक को, आनुवांशिकता और जैविक को आधार मान करके। ठीक है, प्रत्येक आयाम में अनेक विशिष्ट विशेषकों को सम्मिलित किया गया, इसे ही आइजेंक का सिद्धांत कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? आइजेंक का सिद्धांत कहते हैं। वैसे भी आइजेंक का सिद्धांत इतना पूछा नहीं जाता, इतना आप याद रखेंगे तो काफी है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका रेमंड कैटल का विश्वास ये था। रेमंड कैटल भी क्या है? एक मनोवैज्ञानिक है। रेमंड कैटल का विश्वास यानी उनका बिलीव ये इस बात पर था कि एक सामान्य संरचना होती है। क्या था? कि एक सामान्य संरचना होती है जिसे लेकर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यानी एक जनरल मतलब स्ट्रक्चर होता है, यानी जिसके कारण व्यक्ति जो है समाज में हर एक व्यक्ति से भिन्न होते हैं, हर एक व्यक्ति से क्या होते हैं? अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, सामान्य संरचनाओं का पता लगाने के लिए उन्होंने कारक विश्लेषण यानी फैक्टर एनालिसिस नामक सांख्यिकी तकनीकी का उपयोग किया। इसके आधार पर इन्होंने 16 प्राथमिक जानकारी हासिल की। यानी जो रेमंड कैटल हैं, रेमंड कैटल ने क्या किया कि सामान्य संरचनाओं को पता करने के लिए वो तो जान गया कि प्रत्येक व्यक्ति में जो है उनका एक विश्वास था कि सामान्य संरचना होती है जिसके कारण व्यक्ति जो है एक दूसरे से भिन्न होते हैं, लेकिन ये सामान्य संरचना को वो कैसे पता करेगा? तो ये पता लगाने के लिए उन्होंने क्या किया? एक तकनीक का इस्तेमाल किया, जिन तकनीक का नाम क्या है? नामक यानी सांख्यिकी तकनीक। इनका नाम है, इनका तकनीक का नाम यानी टेक्निक्स से इनका नाम जो है टेक्नोलॉजी का जो नाम हो वह क्या है? सांख्यिकी तकनीक। ठीक है, तो सांख्यिकी तकनीक क्या करने के लिए? कारक विश्लेषण यानी फैक्टर एनालिसिस नामक तो सांख्यिकी तकनीक का नाम क्या है? फैक्टर एनालिसिस का उपयोग किया। इसके आधार पर उन्होंने 16 प्राथमिक जानकारी हासिल की, यानी जो बेसिक जानकारी है, जो बेसिक नॉलेज है, टोटल 16 जानकारी उन्होंने हासिल किया। किस तकनीक का उपयोग करते हुए? सांख्यिकी तकनीकी का उपयोग करते हुए। मूल विशेषक स्थिर होते हैं, मूल विशेषक जो है क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, वो बढ़ती है न घटती है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका कैटल ने व्यक्तित्व के मूल्यांकन करने के लिए एक परीक्षण विकसित किया जिसे 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली यानी 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनियर 16 PF कहा जाता है। अब देखिए आपको पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में कि 16 PF जो है इनका प्रस्तावना यानी इनको प्रस्तावित कौन किया था, इनके प्रतिपादक कौन है? तो कैटल है। क्या है? कैटल, यानी कैटल का पूरा नाम बताया गया आपको, रेमंड कैटल। ठीक है, तो 16 PF का नाम क्या है? 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनियर। ठीक है, याद रखेंगे, जिसे 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए मनोविश्लेषण। मनोविश्लेषण क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है मनोविश्लेषण यानी साइको एनालिसिस। तो फ्राइड द्वारा विकसित किया गया चिकित्सा प्रक्रिया को मनोविश्लेषण कहते हैं। फ्राइड के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व के मूल संरचनात्मक तत्व 3 इड, अहम तथा प्रहम यानी इड, ईगो, सुपर ईगो होता है। ठीक है, कितना? इड, ईगो, सुपर ईगो होता है मनोविश्लेषण के आधार पर। अब देखिए ये इड, ईगो और सुपर ईगो जो है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इड, ईगो और सुपर ईगो जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इड किसको बोलते हैं? ये व्यक्ति की मूल प्रवृत्तिक ऊर्जा का स्रोत है। ये क्या है? व्यक्ति की मूल प्रवृत्तिक ऊर्जा का स्रोत है, सोर्स है, तथा ये सुखेप्सा सिद्धांत यानी प्लेजर प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं उस पर काम करता है, उसी पर कार्य करता है इड। ठीक है, इस सिद्धांत के अंतर्गत लोग सुख की तलाश करते हैं यानी चैन की तलाश करते हैं और कष्ट को त्याग देते हैं। ठीक है, किस सिद्धांत यानी
सुखेप्सा सिद्धांत के अंतर्गत इनका नाम ही है प्लेजर प्रिंसिपल। क्या नाम है इनका? प्लेजर प्रिंसिपल। अब देखिए दूसरा है अहन यानी ईगो। तो इसका विकास जो होता है वो ईड से होता है। इसका विकास किससे होता है? ईड से होता है। अब तीसरा है प्राहम यानी सुपर ईगो। तो ये जो होता है ईड को कंट्रोल करता है। ईड को कंट्रोल करने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? ईड क्या है? ये व्यक्तित्व की मूल प्रवृत्तिक ऊर्जा का स्रोत है। ईड क्या है? ये व्यक्ति की यानी ये व्यक्ति के आदमी के मनुष्य की मूल प्रवृत्तिक ऊर्जा का क्या है? सोर्स है, स्रोत है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? सुपर ईगो चाहिए, क्योंकि सुपर ईगो ने प्राहम का जो कार्य है वो क्या है? ईड को कंट्रोल करता है और ईड तथा अहन को दिशा निर्देश देता है। यानी ईड तथा अहन यानी ईड और ईगो को वो क्या करता है? डायरेक्शन देता है सुपर ईगो। यानी सुपर ही नाम देखिए, सुपर यानी सुपर लोगों का काम क्या होता है? सुपर होता है। ये नाम ही है इसका सुपर, तो इसका काम भी सुपर, मतलब दोनों पर कंट्रोल रखता है और ईड को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी दोनों को दिशा निर्देश देता है, डायरेक्शन देता है और ईड को भी क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फ्राइड के अनुसार ईड को दो प्रकार की मूल प्रवृत्तिक शक्तियों से ऊर्जा प्राप्त होती है, जिन्हें जीवन प्रवृत्ति या मृत्यु प्रवृत्ति कहा जाता है। यानी फ्राइड जो है ईड को, यहां देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ईड जो है वो सोर्स है किसका? यानी एनर्जी का। तो एनर्जी कहां से यानी ऊर्जा हमको कहां से मिलता है? तो फ्राइड कहते हैं कि ईड को जो है दो प्रकार की मूल प्रवृत्तिक शक्तियों से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिन्हें क्या कहते हैं? जीवन प्रवृत्ति या फिर मृत्यु प्रवृत्ति कही जाती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, मूल प्रवृत्ति जीवन शक्ति को मूल प्रवृत्तिक जीवन शक्ति को ईड को ऊर्जा प्रदान करती है। क्या करती है? मूल प्रवृत्ति जो है जीवन शक्ति को ईड को क्या करती है? ऊर्जा प्रदान करती है। काम शक्ति या लिबिडो कहलाती है। इसी को क्या कहेंगे? काम शक्ति या फिर लिबिडो कहलाती है। यह लिबिडो सुखेप्सा सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है। यानी सुखेप्सा सिद्धांत यानी प्लेजर प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, उसी के आधार पर कार्य करती है। सुखेप्सा सिद्धांत क्या है? एक लाइन में आपको यह बताया गया कि सुखेप्सा सिद्धांत जो है काफी इंपॉर्टेंट है। सुखेप्सा सिद्धांत, क्योंकि सुखेप्सा सिद्धांत जो है वो क्या है कि खुशी को यानी एक तरह से आनंद को अर्जित करता है और जो कष्ट होता है उसको त्यागने का एक तरह से सिद्धांत है। ठीक है, समझ गए क्या क्या चीज है? हम लोगों ने पढ़ा कि प्राहम क्या है, अहन क्या है, ईड क्या है, सुपर ईगो, ईगो और ईड क्या है। उससे पहले हम लोगों ने कैटल के बारे में पढ़ा। कैटल ने व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए क्या विकसित किया? 16 यानी 16 PF विकसित किया। उनका टेक्नोलॉजी क्या है? एजेंग का सिद्धांत क्या है? टाइप बी और टाइप ए यानी टाइप बी और टाइप बी, रोजनमैन और फ्रीडमैन ने व्यक्तित्व को जो बांटा टाइप ए और टाइप बी, ये दोनों प्रकार को हम लोगों ने पढ़ा। कैसे लोग टाइप ए में आएंगे, कौन लोग टाइप बी में आएंगे, ये सभी चीज को हम लोगों ने पढ़ा। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि मनोवैज्ञानिक यूंग ने व्यक्तित्व को दो भागों में बांटा है। पहला भाग है अंतर्मुखी, दूसरा है बहिर्मुखी। ये दोनों चीज को हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद मनोवैज्ञानिक शेल्डन ने शारीरिक बनावट और स्वभाव को आधार मानते हुए गोलाकृतिक, आयताकृतिक और लंबाकृतिक व्यक्तित्व की प्ररूप जो प्रस्तुत की उसको हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी का चैप्टर 2 जिसका नाम है आत्म एवं व्यक्तित्व। क्या है? आत्म एवं व्यक्तित्व का थर्ड वीडियो कंप्लीट हो गया। इससे आपका थ्योरी जो है थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो फोर्थ वीडियो आएगा। फोर्थ वीडियो में जो है आपका पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर का। इससे पहले आप लोग क्या करेंगे? पार्ट 1 और पार्ट 2 को कवर करेंगे, नोट बनाएंगे और नोट बना करके याद रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लास्ट में विनती की जाती है कि वीडियो को जो अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तब तक रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।